तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, राइट। मिक्स क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक वाइज तो आप पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम में तो हमेशा ही क्वेश्चंस आपको मिक्स आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग एरर्स के आते हैं, या डिस्क्रिप्टिवल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रामर के ऊपर रीराइट करने को पूछेगा, राइट। तो वन वर्ड आते हैं, इडियम्स आते हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट करेंगे कंप्लीट मिक्स क्वेश्चंस का। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट सेइंग फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, राइट। एक स्टेटमेंट है तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको सही वाली वर्ब यहाँ पे डालनी है, वर्ड डालना है, राइट। ये सारी वर्ब्स हैं, लुक, लुक्स, लुक्ड, लुकिंग। सो एरिका इज ब्लैंक वेरी टायर्ड टुडे, राइट। तो एरिका सिंगुलर है, तो इज के साथ आप सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि एरिका इज लुक नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस में जाने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एरिका इज लुकिंग वेरी टायर्ड टुडे, राइट। सो डी इसका राइट आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आपके अलाइड में भी 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो स्लोली भी एडवर्ब है, आउटसाइड भी एडवर्ब है, एंग्रीली भी एडवर्ब है, रूडली भी एडवर्ब है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको लगता है किसी बच्चे को कि मेरे को ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो एडवर्ब की एडवर्ब्स का कंप्लीट चैप्टर है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसकी पूरी वीडियो आप एक बार देख लें, राइट। आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आइडेंटिफिकेशन को बनाता है, राइट। अब जैसे देखो, स्लोली भी एडवर्ब है, आउटसाइड भी है, एंग्रीली भी है, रूडली भी है, राइट। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है प्लेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। जैसे मैंने बोला वो वॉक करती है, शी वॉक्स, राइट। फिर मैं बोलता हूं कि वो धीरे वॉक करती है, तो ये जो स्लोली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। कोई इंसान है वो धीरे वॉक करता है, फास्ट वॉक करता है, राइट, फ्लुएंटली बोलता है, कंटिन्यूअसली काम करता है, इंडिविजुअली करता है, प्रॉपरली करता है, फ्लुएंटली बोलता है, राइट। सो प्रॉपरली, इंडिविजुअली, फ्लुएंटली, है ना, परफेक्टली, ये मैनर को दर्शाते हैं कि कोई इंसान किसी काम को कैसे करता है, वो कैसे बोलती है, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, राइट। तो ये एडवर्ब्स हम मैनर को दिखाते हैं। लेकिन प्लेस वाला एडवर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम इनसाइड बोलते हैं, फिर हम आउटसाइड बोलते हैं, तो आंसर इसका बी बनेगा। एंग्रीली भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, रूडली भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, राइट। सो रूडली, एंग्रीली, स्लोली, ऑल आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि ये तरीके को दर्शाने वाले वर्ड्स हैं ये वाले, है ना। तो लेकिन प्लेस को क्या बताता है, जैसे इनसाइड है, आउटसाइड है, राइट, इन है, आउट है, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, समवेयर है, नोवेयर। तो ये कहीं ना कहीं प्लेस को बताते हैं, स्थान को बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं। तो इसमें आउटसाइड यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। कम टू द थर्ड। तो फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट। तो कलेक्टिव नाउन आपसे पूछा गया है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। जज है, ज्वेलरी है, जजमेंट है, या फिर ज्यूरी है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि नाउन्स हैज 5 पार्ट्स बेसिकली, राइट। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। एक प्रॉपर नाउन होता है स्टूडेंट्स, जो हम सबके नाम है, राइट। जैसे अनीता, सुनीता, मेघा, राम, रोहन, राहुल, ये सारे हम सबको जो नाम दिए गए हम सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर अगर मैं अनीता को अनीता के नाम से ना पुकारूं, मैं उसको गर्ल बोल दूं, राहुल को मैं बॉय बोल दूं, तो फिर वो कॉमन हो जाएंगे, राइट। तो कॉमन नाउन, जैसे चंडीगढ़ इज अ प्रॉपर नाउन, बट चंडीगढ़ को अगर मैं सिटी बोलता हूं तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। तो कॉमन नाउन होता है जो शेयर्ड बाय नेम होता है। प्रॉपर नाउन होता है जो एक पर्टिकुलर नाम होता है। फिर अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, सो कलेक्टिव होता है समूहवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन होते हैं स्टूडेंट्स जैसे आपका ज्यूरी है, कमेटी है, राइट, मॉब है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट। सो ज्यूरी, कमेटी, आपका पार्लियामेंट हो गया, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, मॉब हो गया, ये सारे कलेक्शन को बताते हैं, ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी आपने ध्यान रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सेंसेस से केवल फील करते हैं, राइट। जैसे आपका जो है सॉरो है, हैप्पीनेस है, लाफ्टर है, गुडविल है। फिर क्वालिटीज भी इसमें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे आपका इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। याद रखना, ये आपको रीराइट करने को आर्टिकल आ सकता है, राइट। जैसे हम बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बोलते हैं ऑनेस्टी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो वी नेवर स्पीक लाइक दिस, द ऑनेस्टी, ठीक है। एक ये भी कहावत है स्टूडेंट्स कि हंसना सबसे अच्छी दवाई होती है सेहत के लिए।
तो हम क्या बोलेंगे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ। अगर उसने प्रॉब्लम देना हो तो आपको फिलअप्स आ सकता है कि यहाँ भरो भाई क्या आएगा, है ना, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा, तो इसमें कुछ नहीं डालना आपने, हम सीधा बोलेंगे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ, क्योंकि लाफ्टर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बिफोर प्रॉपर नाउन्स एंड बिफोर कॉमन नाउन्स कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ध्यान रहे 3 नाउन्स का, प्रॉपर, कॉमन और मटेरियल, इन 3 नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते। माई वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो द गोल्ड नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द ऑनेस्टी नहीं होगा, राइट, ये ध्यान रखना है। Come to the fourth, identify the part of speech of the underlined word in the given sentence. I have been extremely busy this year. तो आपको बताना है एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। तो आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली ये जो एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई पुट करते हैं, राइट, एलवाई पुट करते हैं एडजेक्टिव के अंदर, जैसे स्लो है तो ये एडजेक्टिव है, और जब इसमें हम एलवाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा स्लोली, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हमारी एडवर्ब है। तो 90% क्या होता है कि एलवाई लगने से एडजेक्टिव के अंदर वो एडवर्ब फॉर्म हो जाता है। जैसे प्रॉपर है तो प्रॉपरली हो जाएगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअली हो जाएगा, राइट, ग्रेजुअल है तो ग्रेजुअली हो जाएगा। बट ऐसा हमेशा भी नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फिर वो एडजेक्टिव में भी एलवाई ले लेते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पे एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब बनेगा। कम टू द 5, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द अशर ओपन द डोर स्विफ्टली। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, राइट। अशर स्टूडेंट्स उस बंदे को बोलते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है, वन हु लीड्स द वे वेयर टू सिट। जैसे कई बार हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो हम लेट हो जाते हैं, तो बाद में फिर एक बंदा हमें अंदर थिएटर में लेके जाता है कि भाई ये तुम्हारी सीट है, यहाँ पे बैठ जाओ, राइट। तो उस पर्सन को अशर बोलते हैं। तो अशर तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तो ओपन यहाँ पे हमारी वर्ब है। सिंपल सा सवाल है, राइट। The following sentence contains a grammatical error. Select the option that correctly rectifies the error. अब एक सेंटेंस दिया है, people say that breastfeeding is better than bottle feeding because it's more natural, right? अब इस स्टेटमेंट को 4 तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में। आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इसको सही लिखा हुआ है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस है ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ देन लगा है, राइट। हमें पता है ये कंपैरिजन कर रहा है तो देन तो नहीं आएगा, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है पीपल से दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड देन। अब यहाँ कंपैरिजन कर रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव डिग्री लगा रहा है, तो भाई ये भी दम तोड़ गया, ये ऑप्शन तो नहीं आ सकती। सेकंड वाली ऑप्शन इसलिए गलत हो रही है क्योंकि पीपल का सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेज नहीं हो सकता, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। Third, people say that breastfeeding is better than bottle feeding because it's more natural. D बोल रहा है people say that breastfeeding is better than bottle feeding because it's more natural. अब आप बोलोगे सर सी और डी मुझे हमें सेम ही तो लग रहे हैं, सारे सेम ही तो लगे हैं, सेम नहीं है। आप यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है, देखो, राइट। अब ये दो तरह के इट्स होते हैं, ये जो नीचे वाला इट्स है आई टी कॉमा डाल के एस, इसका मीनिंग तो इट इज होता है और इसका मीनिंग इट हैज भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, राइट, इट हैज टू मीनिंग्स, इट इज और इट हैज। लेकिन ये जो ऊपर वाला इट्स है फिर भाई ये क्या है, ये प्रोनाउन का केस होता है। जैसे सब्जेक्ट में इट होता है, फिर ऑब्जेक्ट में भी इसका इट बन जाता है, फिर जो इसका तीसरा केस होता है वहां पे क्या बनता है स्टूडेंट्स, इसका पोजेसिव इट्स, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट इट होता है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखना। फिर यूज में आपको बता दूं, कई बार इसके इस पेयर के ऊपर एग्जाम्पल भी आते हैं बनाने को, इट और इट्स पे, तो ये तो देखो आप बना ही लोगे, है ना। इसका मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको बोल के बता देता हूं। जैसे आप बोल सकते हो द कैट इज चेजिंग इट्स टेल, द कैट इज चेजिंग इट्स टेल, फिर ये वाला आएगा, मतलब कैट के लिए हमने लगाया द कैट इज चेजिंग इट्स टेल, राइट। तो मतलब अपनी ही टेल को, अपनी पूंछ को वो चेज कर रही है कैट, तो वो कैट के पोजेशन सेंस में हमने इसको लगाया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, राइट क्या बनेगा, डी बनेगा। बिकॉज पीपल से दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेटर देन बॉटल फीडिंग बिकॉज इट्स मोर नेचुरल, राइट। तो बिकॉज इट इज के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा है, हम यहाँ पोजेशन नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error.
स्टेटमेंट सेइंग द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज। अब द मॉब इज बिलीविंग, तो आपको एक बात क्लिक होनी चाहिए स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेटिव वर्ब्स इन इंग्लिश जिनकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती है, राइट? जैसे इज बिलीविंग में ही इसमें एरर है क्योंकि द मॉब प्लूरल है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी इन वर्ब्स के साथ ना आईएनजी नहीं लगाते, है ना? बहुत सारी वर्ब्स में ओरली बोल देता हूं, जैसे लव है, टेस्ट है, हेट है, स्मेल है, बिलीव है, ओन है, थिंक है। फिर हमारी ये इस वर्ब का भी आपने ध्यान रखना है, एक नो करके वर्ब होती है ना? तो आई नो यू बोलते हैं ना, बिकॉज ये स्टेट को रेफर करती हैं। मैं आपको जानता हूं, सो आई नो यू। आई कांट स्पीक लाइक दिस, आई एम नोइंग यू, ये तो गलत नहीं हो जाएगा? इसी के अंदर आपने इस हैव वर्ब का भी ध्यान रखना है, HAVE हैव वर्ब का, राइट? बट ये जो हैव वर्ब होती है तो आप बोलोगे सर हैविंग बोलते तो हैं, बिल्कुल बोलते हैं। आगे जाके फिर इस हैव वर्ब के दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप हैव वर्ब को ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, खाने पीने में यूज कर रहे हो, तो बोलता है हैविंग होता है। जैसे जब आप यहाँ पे आए तो मैं चाय पी रहा था, सो व्हेन यू केम हियर आई वाज हैविंग टी। आजकल की इंग्लिश में अब लोग ईटिंग वर्ड यूज नहीं करते, अब हम हैविंग ही बोलते हैं, राइट? शी वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट, तो ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो हैविंग होता है। बट अगर आप किसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स पोजेशन शो कर रहे हो, ठीक है, आप बोलते हो मेरे पास एक कार है ना, तो अब थोड़ी आप हैविंग बोलोगे। तो जब हम पोजेशन की बात करते हैं तो वहां पे हैव वर्ब के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हियर इन चंडीगढ़, सो आई कांट स्पीक लाइक दिस, आई एम हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स हियर इन चंडीगढ़, ये रॉन्ग नहीं हो जाएगा, राइट? तो पोजेशन में हैविंग नहीं होता है, इटिंग में हैविंग होता है। तो आपको पेपर में देखना है सेंटेंस कैसे बोला गया है। यहाँ पे देखो ये एक्शन सेंस में बिलीविंग लगा रहा है तो गलत है, ये तो बिलीव है। खाने पीने में बात कर रहा है तो हैविंग आपका सही है, लेकिन पोजेशन में हैविंग रॉन्ग होता है। To the eighth one, select the most appropriate synonym of the given word, resolute। तो resolute क्या होता है? resolute होता है जो strong होता है, राइट? बल्कि agreeable ये कुछ नहीं होंगे स्टूडेंट्स, डी इसका राइट आंसर बनेगा, इट शुड बी strong। Come to the ninth, looking for her father, Minu finally reached the area where animals are slaughtered for the market, राइट? तो मीन्स ये जानना चाह रहा है आपसे वन वर्ड की एक ऐसा प्लेस बताओ जहां पे एनिमल्स को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, राइट? बुचड़ खाना इसको बोलते हैं। तो आर्चीव होता है, आर्सेनल होता है, अपैच्योर होता है, अपायरी होता है। अपायरी तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बीज को रखा जाता है, राइट? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जिस जगह पे पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अवायरी, उसमें वी आता है, ये बर्ड्स के लिए होता है। और ये जो पी वाला वर्ड है ये बेसिकली आपका आता है बीज के लिए। देखो आ गया क्वेश्चन, इट्स टाइम वी लेफ्ट टू द पार्टी। तो ये आपने ध्यान रखना है, 3-4 इडियम्स होते हैं, इट्स टाइम होता है, इट इज हाई टाइम होता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें भी करवाया है कॉन्सेप्ट, राइट? ये मैंने जो पोस्ट्स वाले मेरे क्वेश्चंस है मेरे चैनल के ऊपर, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन डाला, बट यहाँ पे सवाल थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है। It's time we left to the airport. So select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. फिर से यही बात है जो अभी अभी आपको बताई, ये वाली, राइट? ये होता है, एक ये होता है, इसी पे है ये क्वेश्चन। तो आपने ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे इट्स ये रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा इट्स। सो इट्स टाइम वी लेफ्ट टू द एयरपोर्ट, और इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, क्योंकि इट्स ये इट इज कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाह रहा है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, इट इज टाइम वी लेफ्ट टू द एयरपोर्ट, और इनके साथ हमेशा ही लेफ्ट लगाना है, मतलब सेकंड फॉर्म लेते हैं। ये 3-4 इडियम्स हैं, ध्यान रखना है इनका। इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है, और इट इज पीक टाइम, राइट? इनके साथ V2 लगता है। कभी ऐसे भी आपको रीराइट करने को आ जाए एग्जाम में, इट इज टाइम वी लीव टू द एयरपोर्ट, तो लीव को आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करके आना, सेकंड फॉर्म लेते हैं, ये इडियम्स हैं, ये ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट 11th, कट स्ट्रेट टू द चेज। तो इस इडियम का मीनिंग बताना है। सो अलाउ टू इंट्रोड्यूस एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, या डिसअलाउ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन एंड गो टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट आंसर इसका बी बनेगा, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट टू द चेज। स्टूडेंट आप समझ भी सकते हैं कि सीधे मतलब अपनी मेन बात पे आ जाना, राइट? ज्यादा कोई वेस्ट नहीं करना टाइम को। 12th पे आ जाते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है, सिनिस्टर गलत है, एड्रॉइटनेस रॉन्ग है, डेक्स्ट्रस रॉन्ग है, राइट? तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, एड्रॉइट ये एन यहाँ पे नहीं आएगा, एड्रॉइट
की स्पेलिंग होती है ADRIOT, एड्रॉइट, राइट। और एड्रॉइट में फिर क्या लग जाता है, NESS। और एड्रॉइट का मीनिंग होता है स्टूडेंट स्किलफुल, राइट। डेक्स्ट्रस और एड्रॉइट दोनों ही गुणी व्यक्ति होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में। जो पर्सन माहिर होता है उसको बोलते हैं एड्रॉइट। उसी को डेक्स्ट्रस भी बोलते हैं, उसी को एक्सपर्ट बोल देते हैं, राइट। जैसे हम बोलते हैं यार ये पर्सन तो अपनी फील्ड में बड़ा माहिर है, बड़ा एक्सपर्ट है, राइट। तो एड्रॉइट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस। एक और वर्ड भी होता है, शायद आपको पता होगा, अडेप्ट, ADEPT। एक ए वाला अडेप्ट होता है, राइट, वो एडजस्ट करना होता है, इसका मीनिंग भी कुशल होता है, निपुण होता है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलाइड में आ सकता है, राइट। अब देखो LY लग गया इसमें और एडवर्ब मांग रहा है, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 90% एडवर्ब्स में ही LY लगते हैं। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे जो मैन है ना, मैन की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी किसी नाउन में LY लगता है, राइट, तो फिर वो एडजेक्टिव बनता है। अब यहाँ मैन में LY लगा रहा है, राइट, तो मैन प्लस LY इज इक्वल टू नाउन प्लस LY इज इक्वल टू क्या बना, ये बना एडजेक्टिव। जब किसी नाउन में हम LY पुट करते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और जब किसी एडजेक्टिव में LY पुट करते हैं तो एडवर्ब फॉर्म होता है। आपको हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि जो LY लग रहा है वो किसके साथ लग रहा है, नाउन के साथ तो नहीं लग रहा। अगर नाउन के साथ लग रहा होगा तो फिर वो एडजेक्टिव बनेगा, वो एडवर्ब नहीं होगा। ये मैनली की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, बट इसका जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा ये वाला, मैनफुली। इट शुड बी मैनफुली। इन अ मैनली मैनर भी हो सकता है, मैनफुली भी हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14, select the most appropriate antonym of the given word, राइट। तो इसका मेयर का जो ऑपोजिट होता है वो स्पार्स हो जाएगा, मींस ज्यादा कोई चीज, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कमी होना। नेक्स्ट, टू रेनोवेट और इम्प्रूव। टू रेनोवेट और इम्प्रूव को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, किसी चीज को हम रेनोवेट करते हैं, ठीक है, तो इसको रिलोकेट बोलते हैं, रिवैम्प बोलते हैं, रिज्यूमे बोलते हैं, रिवैल्यू बोलते हैं। रिवैम्प बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिवैम्प होता है किसी चीज को दोबारा से रिबिल्ड करना, राइट, दोबारा से बनाना, रिबिल्ड करना। जैसे हम मैं बोलूंगा कि बोथ द बैट्समैन, ये कमेंट्री में काफी यूज किया जाता है वर्ड। जैसे कई बार समटाइम्स होता है कि किसी टीम की 2 3 4 विकेटें फटाफट उड़ गई, प्लेयर्स आउट हो गए, लेकिन फिर कोई बैट्समैन आता है, फिर उनके बीच में पार्टनरशिप बिल्ड होती है, तो फिर ऐसे न्यूज़पेपर में इसको कमेंट्री में यूज किया जाता है, दैट बोथ द बैट्समैन नाउ हैव रिवैम्प्ड द इनिंग्स, राइट, वेरी वेल। बहुत अच्छे से इन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। 16th, बोथ आर एक्सीलेंट सिंगर्स बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट। ये तो हलवा क्वेश्चन है, राइट। बेस्ट, कार्तिक इज बेस्ट। बोथ आर एक्सीलेंट क्रिकेटर सिंगर, सॉरी, बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट। तो कार्तिक इज बेस्ट हो गया यहाँ पे, किस पार्ट में आ रहा है फ्रेंड्स, सी वाले में, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल, ये ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कम टू द 18th, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिसोर्सफुल की स्पेलिंग सही है, आई थिंक इलिटरेट की भी सही है, कॉन्फिडेंशियल की भी करेक्ट स्पेलिंग है, रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे मेंटेनेंस की है, राइट। सो इट शुड बी MAINTENANCE, ये इसके बाद थोड़ी रॉन्ग है, यहाँ पे हो जाएगा TENANCE, ऐसे करेक्ट होगी। कम टू 19th, जूलियट इज बिलीविंग। ये तो फिर वही वाला आ गया क्वेश्चन जैसे पीछे भी करवाया, जूलियट इसमें सिंगुलर है तो बिलीव्स हो जाए। बैरन का आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट कुड बी द ऑपोजिट वर्ड फॉर बैरन। बैरन होता है बेसिकली जो चीज अनफर्टाइल होती है, राइट, अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव। एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, स्टेराइल। स्टेराइल भी इसी का सिमिलर होता है स्टूडेंट्स, बैरन का, सॉरी, राइट। स्टेराइल वो लेडी होती है जिसके बच्चे नहीं होते, अ वुमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड इज कॉल्ड स्टेराइल। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है तो फर्टाइल हो जाएगा। 21st, when my mother makes a promise, she always does it. She always follows it. She always keeps it. She always sticks it या supports it. So keeps it. मतलब उसको fulfill भी करती है. When my mother makes a promise, she always keeps it. Means she always fulfills it. Right? I completed my learner's driving test last week. When am I going to get my dash license? When am I
गोइंग टू गेट माई कॉन्स्टेंट लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, फाइनल, ये कॉन्टेक्चुअल वर्ड मांग रहा है आपसे सटीक। तो परमानेंट लाइसेंस होता है, फाइनल लास्टिंग कॉन्स्टेंट नहीं होता है। ओमनियस का आपसे सिमिलर वर्ड पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ओमनियस का मीनिंग होता है बेसिकली जो चीज थ्रेटनिंग होती है, राइट? इट्स नॉट प्रॉमिसिंग, कैपेबल, फेवरेबल, राइट? ओमनियस मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जैसे कई बार बोलते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं दही खा के जाओ, शुभ माना जाता है ना, शुभ अशुभ कुछ ऐसा बोलते हैं। दही खा के जाओ तो अच्छा होता है, दूध कहीं गिर जाए तो बोलते हैं थोड़ा अपशगुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भाई जाना मत, कुछ गलत हो जाएगा, तो ऐसे कुछ मानते हैं। तो ओमनियस में थ्रेटनिंग सेंस होती है, राइट? So he has fallen with the girl he wanted to marry. So fallen out एक phrase है स्टूडेंट्स, राइट? इसको रिप्लेस करना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आती है, हिमाचल के एग्जाम में पहले पूछा गया है इसको। सो फॉलन आउट का मीनिंग यहाँ पे आप कभी भी ऑप्शन में फॉलन इन लव कुछ ऐसा है, हालांकि यहाँ तो दे नहीं रहा फॉलन इन लव, बट देता हो एग्जाम में। तो फॉलन इन लव आपने कभी भी इसका आंसर नहीं करना है। फॉलन आउट का मीनिंग होता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ उसका आर्गुमेंट हो, झगड़ा हो गया। It's a phrasal verb. Remember the meaning of this particular phrasal verb, fallen out. It means quarrel, झगड़ा। Next, there is no exception with these rules. Preposition का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिक्स्ड preposition है, ठीक है? जिन बच्चों को preposition में प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे मैंने ये prepositions की 2 लेक्चर पढ़ाए हुए शायद, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है मैंने, दिल से वो वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखें, ठीक है? आपका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रेपोजिशन का। तो ये जो फंडा है स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? जैसे कि आपने को पता है कि अकॉर्डिंग के साथ हम टू लगाते हैं, राइट? एक्सेप्शन के साथ भी टू लगता है, एक्सेप्शन विद नहीं होता। तो एक्सेप्शन टू दिस रूल के साथ ये रिप्लेस होगी ऑप्शन। सो देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, नॉट विद दिस रूल, विद दीज रूल, सॉरी, राइट? तो यहाँ पे एक्सेप्शन टू आएगा, जैसे ऑल्टरनेटिव टू होता है, अडेयर टू होता है, अकस्टम टू होता है, राइट? उसी तरह फिर और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, एक्यूज्ड ऑफ होता है। ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया उस वीडियो में, तो आप देखें उस वीडियो को, बहुत फायदा होगा आपको, राइट? तो प्रेपोजिशन जो अलाइड वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलता हूँ सीधे सीधे आपके 5 नंबर आर्टिकल के हैं, 5 नंबर आपके प्रेपोजिशन के हैं, राइट? 5 नंबर आपके फ्रेजल वर्ब्स या वोकैब के हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे देखो, अगर आपके ना ये ब्लैंक आपने सही लगा दिए तो आपका नंबर कटेगा ही नहीं। मतलब अगर 5 मैंने कुछ टेस्ट भी जब मैं चेक करता हूँ, अब बच्चे ने अगर सही ब्लैंक पे सही आर्टिकल पुट करा है, प्रेपोजिशन पुट करी, तो मैं उसको कैसे काटूंगा? अगर 5 में से आप, मैं बताऊं यहाँ पे 4 चाहिए, स्कोरिंग है जी ये वाले सेक्शन, राइट? तो इन पे आप काम करो, 15 to 20 मार्क्स और 20-25 क्वेश्चन नंबर का तो ऐसा है कि मतलब वहां पे आप ले सकते हो नंबर, ठीक है? तो इनको इन पे काम करो। जैसे डिसगस्टेड आर्ट होता है, डिसगस्टेड आर्ट होता है ना? तो बहुत सारी होती हैं कि आपको इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लो टिल एग्जाम, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम लेवल तक आप इन चैप्टर पे आर्टिकल्स पे, प्रेपोजिशंस पे, इडियम्स, फ्रेजेस पे, फ्रेजल वर्ब्स जरूर आती हैं। फ्रेजल वर्ब्स जैसे फॉलन आउट करा मैंने, ऐसे एग्जांपल आ जाएगा आपको बनाने में, तो इस पे जरूर मेहनत कर लो आप। 26 पे आ जाओ। आई डोंट थिंक आई हैव डैश ऑन दैट बेंच, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये तो सिंपल सी बात है, सिट सेट सिट होता है, ठीक है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री मांग रहा है आपसे, राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बैड। सो बैड की तो बेटर तो नहीं होती स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव पूछ रहा है, सुपरलेटिव तो वर्स्ट हो जाएगी, राइट? एक बात आपको और बता देता हूँ, कहीं डिग्री ये आ जाए पेपर में, भाई आपसे पूछा जाए टॉप की क्या होती है, टॉप की डिग्री बताओ भाई क्या होती है, ठीक है? नॉर्दर्न की बताओ, नदरन की बताओ, सदरन की बताओ, ईस्टर्न की बताओ, वेस्टर्न की बताओ। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टॉप और ये 4 जो ये डायरेक्शंस होती है, नदरन, सदरन, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनकी ना कंपैरेटिव डिग्री तो होती नहीं है, बट सुपरलेटिव में इनके साथ टॉप मोस्ट लगा, ठीक है? चारों डायरेक्शन के साथ आपने मोस्ट लगा के आ जाना है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नदरन, तो आप बोलोगे सर नदरन मोस्ट, सदरन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। और आपसे पूछा जाए भी बताओ वेल की डिग्री क्या होती है, तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एक वेल होता है और एक जो गुड की हम पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो जैसे गुड की बेटर बेस्ट होती है, वैसे वेल की भी बेटर बेस्ट ही होती है, वेल बेटर बेस्ट। जैसे एज गुड एज तो एज वेल एज भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ बैड है, अगर आपसे यहाँ पूछा होता है एविल की डिग्री बताओ, तो भी आप वर्स्ट ही करते। आपसे पूछा होता है इल की डिग्री बताओ, तो भी आप वर्स्ट ही करते,
ये तीनों वर्ड का मीनिंग नेगेटिव होता है। इल, एविल और बैड की डिग्री सेम होती है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना कि यार एविल की तो डिग्री मैंने पढ़ी नहीं, अरे बैड ही होता है, वो बुरा ही होता है। फिर आप बोलोगे सर इल तो बीमार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इल विद होता है, आई एम इल विद फीवर। लेकिन जब हम इल के साथ स्टूडेंट सिंगल ऑफ लगाते हैं, ओ एफ लगाते हैं, तो इसका मीनिंग बुराई करना होता है। कहावत है इंग्लिश में, वी शुड नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इल ऑफ यहाँ पे एडजेक्टिव में हम इन तीनों की डिग्री सेम बनाते हैं, दैट इज वर्स्ट, और वेल और गुड की सेम बनाते हैं, बेटर बेस्ट। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 28 कोलोसल, बड़ा, बिग, ह्यूज, जाइजेंटिक, right? Enormous, enormous we can say, large we can say, huge we can say, mammoth भी इसका एक सिमिलर होता है, MAMMOTH। तो वो कैप पे थोड़ा काम कर लीजिए, mammoth can also be the similar of gigantic, right? नेक्स्ट 29 मिराज, बड़ा प्यारा वर्ड है मिराज। मिराज होता है स्टूडेंट्स डाउट, सस्पिशन, इल्यूजन, डिल्यूजन। सी इज द राइट आंसर, भ्रम, बहम जिसको बोलते हैं। एंड 30th क्वेश्चन है किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मर जाना, टू डाई, राइट। किक द बकेट, और एक घोस्ट वाला, घोस्ट करके भी है, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट और किक द बकेट ये दोनों सेम होते हैं, इनका मतलब वही होता है मर जाना, राइट। तो 30 क्वेश्चंस का ये सेट था स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना रहेगा, राइट। इन पे वर्कआउट करो, सी योर वीकनेसेस, राइट। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, नथिंग एल्स। और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में सक्सेस लेने का, ठीक है। हार्ड वर्क से ही आपको रिजल्ट मिलेगा और कोई भी मंत्र नहीं है। तो इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, इफ यू फाउंड दिस वीडियोज हेल्पफुल, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज की। थैंक्स अ लॉट।